दोस्तों, जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो उसमें एक फिनोमेना दिखता है टाइम डिले का, जिसको टाइम डायलेशन बोलते हैं। क्या होता है आइए आपको दिखाएं और मैथमेटिकली इसको प्रूफ करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको आप एस प्राइम कह देते हैं। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एस प्राइम है और जो वी वेलोसिटी से चल रहा है राइट। ये वी वेलोसिटी से आपका फ्रेम चल रहा है। ये वी वेलोसिटी कंपैरेटिवली टू स्पीड ऑफ लाइट के काफी करीब है। ठीक। अगर इसके अंदर एक आपके पास वॉच है, घड़ी है, अगर यहां से अगर आप देख रहे हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपकी और फ्रेम की रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगी, तो आपको टाइम जो इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल वो सेम दिखाई देगा। लेकिन अगर आप एक फिक्स फ्रेम से देखें, अगर हम कहें एक फ्रेम हमारे पास एस फ्रेम है, ये फ्रेम फिक्स है यानी रेस्ट पे है, यहां से अगर देखेंगे तो इस घड़ी में आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा टाइम डिले है। उसको पता लगाने के लिए आप बड़े आराम कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि साहब हमने एक घड़ी ली, सिमिलर घड़ी हमने इस फ्रेम में रखी और इसको हमने सिमिलर टाइम को सेट कर दिया। अब क्या किया, इस फ्रेम को भी वेलोसिटी से आपने मूव करा दिया, तो ऐसी सूरत हाल में देखेंगे, मान लीजिए आपने आधा घंटा बाद देखा तो आपकी घड़ी में तो आप आधा ही घंटा होगा, लेकिन यहां से जब आप देखेंगे तो इसमें आधा घंटा नहीं होगा, उससे कम होगा। इसी फिनोमेना को, इसी इफेक्ट को आप टाइम डायलेशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैथमेटिकली करके देखते हैं। उसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आपने कहा कि सर हम एक काम करते हैं, हमको टाइम निकालना है। ऐसे सूरत हाल में आपने इस फ्रेम को देखा और यहाँ पे एक आपने प्लेन मिरर ले लिया और दूसरा प्लेन मिरर यहाँ पे ले लिया। बात हम कर रहे हैं एस प्राइम फ्रेम की। हमने कहा जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इस समय हम एस प्राइम फ्रेम पे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से आपने किसी क्षण एक प्रकाश की किरण यानी कि एक रे ऑफ लाइट छोड़ी, जो कि इस दर्पण से, इस मिरर से टकराई। आपको लेंथ मालूम है, आपने कहा है ये जो लेंथ है वो मेरी एल है, एम आई राइट। तो आपने कहा ये जो दो मिरर हमने रखे इनके बीच की दूरी एल है। किसी इवेंट पे हमने यहां से लाइट को, प्रकाश को यहां से यहां फेंका है। ऐसे सूरत हाल में स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, लाइट वेव है तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो यहां से यहां तक जाने का जो समय होगा वो आपने कहा कि साहब हमारे पास टी1 टाइम है। कितना होगा बेटा, आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है, मीडियम पे इंडिपेंडेंट होती है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो है एल है और स्पीड ऑफ जो लाइट है, यहां से लाइट चली गई है, वो सी है। आपने कहा ये लाइट यहां से गई, यहां पहुंची और उसके बाद इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। इस इवेंट को आप काउंट करना चाहते थे कितना समय लगा, यहाँ से अगर हमारी लाइट यहाँ पे जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो आपने कहा स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लेंगे। जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, लेंथ और चाल दोनों बराबर है, जाहिर सी बात है उतने ही समय में ये वापस आ जाएगी। यानी आप कहेंगे सर आने जाने में अगर t0 टाइम लगा यहाँ से यहाँ से यहाँ आने में, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2t के। भाई जितना समय यहाँ से यहाँ लग रहा है उतना ही समय यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो आप बड़े आराम से कह देंगे दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार हो। लेकिन जब ये फिनोमिना यानी ये इवेंट आप यहां से देखेंगे, इस फ्रेम से देखेंगे, तब क्या होगा। ये आपका फिक्स फ्रेम है, फिक्स है यानी ये चल नहीं रहा है, और ये जो एस प्राइम फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फ्रेम जो है वी वेलोसिटी से चल रहा है राइट। तो समझिए क्या होगा, जब यहाँ से लाइट यहाँ चली है, इस ओर की ओर चली है, उसी समय आपका फ्रेम वी वेलोसिटी से जा रहा है, ये
इसको देख रहा है यहाँ से। तो क्या हो रहा होगा, इसको फिगर बनाते हैं आपका। ये आपकी स्थिति है पहली वाली। जैसे ही आपकी लाइट चली और ये फ्रेम चल रहा था, एम आई राइट, यहाँ से जब आप देख रहे हैं, इसमें से आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये फ्रेम आपका चल रहा है। तो जब ये लाइट यहाँ चलेगी, ये फ्रेम चल रहा है, तो आपका जो दर्पण है वो आगे बढ़ जाएगा। अरे सब बढ़ेगा, ये पूरा पूरा सिस्टम आपका चलता हुआ नजर आएगा। आपको दिखाने के लिए यहाँ से रोक रखा है, इसको चला रखा है, ये भी ऐसे ही चलेगा। तो आप कहेंगे कि सर ये प्रकाश की स्पीड ऑफ लाइट से ही हमारी रे चलेगी और यहाँ तक पहुंचेगी और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा और ये रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो केवल यही दर्पण नहीं चल रहा, ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो आपको दिखाने के लिए कि जिस समय इवेंट यहाँ हुआ, रे ऑफ लाइट चली, तो थोड़ा सा स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी, लेकिन ये पूरा फ्रेम जो है आपका इस तरीके से चल रहा है, तो पूरा सेटअप आपका इस तरीके से चलने लगेगा और यहाँ पे टकराएगा और पुनः क्योंकि पूरा सिस्टम चल रहा है, इसलिए ये वाला मिरर जो है बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाएगा और इस पॉइंट पे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पाथ है वो किसके द्वारा है, रे के द्वारा है, लाइट के द्वारा है, तो स्पीड ऑफ लाइट से अचीव करेगा। मान लीजिए आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कहीं तो स्पीड ऑफ लाइट से सीटी करेगा। क्या लगे सर ये वाला जो फ्रेम है, यानी ये जो सिस्टम है वो फ्रेम के साथ चल रहा है, यानी v वेलोसिटी चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगे, कितना दूरी तय करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि ये बेटा v वेलोसिटी चल रहा है, t टाइम में यहाँ पहुंचा। वो बात सही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना एंगल ये है, जितना एंगल ये है, वो जितना समय आपका यहाँ लगेगा उतना ही समय आपका यहाँ पे लगेगा, जस्ट उसको डबल कर लेंगे। दूसरी बात, ये पूरा सिस्टम भी तो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो ऐसे सूरत हाल में आप कहेंगे कि जब ये पूरा चल रहा है तो इसके बीच की जो लेंथ है, दो मिरर के बीच की लेंथ है, वो हमेशा आपकी क्या बनी रहेगी, एल ही बनी रहेगी। बस अगर आप इसको देखें तो ये आपका एक पाइथागोरस सिस्टम बन गया। ये आपका एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हैं ये बेस है, परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेन्यूज है, या बड़े आराम से कह सकते हैं कि यार जो सी टी स्क्वायर होगा पाइथागोरस की वजह से बी टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव हमारा टी निकालना है, एम आई राइट, और टोटल टाइम निकालना है, तो जितना समय टी लेगी यहाँ से यहाँ पहुंचे उतना ही समय इधर लेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप देख रहे हैं, चाहे v वेलोसिटी हो वो भी यूनिफॉर्म है, चाहे स्पीड ऑफ लाइट हो वो भी यूनिफॉर्म है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं सी स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन ले लें, कट तो नहीं रहा, दिख रहा है, तो आप कहेंगे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। कॉमन गया, आपने कहा कि सर काफी जगह है, हम कहेंगे सर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, राइट। तो टी कितना हो जाएगा, आपने कहा एल अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। काम बन गया। तो आपने कहा कि सर ये समय यहाँ से यहाँ जाने का लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि जो इवेंट देखेगा कि ये चीज यहाँ गई और यहाँ से वापस आई, ऐसे सूरत हाल में चूंकि वेलोसिटी थी फ्रेम के पास, तो आपको लगेगा कि ये यहाँ पहुंची और यहाँ से यहाँ आई, क्योंकि आप कहाँ से देख रहे हैं, ये वाला फिनोमेना आप एच फ्रेम से देख रहे हैं। तो आपने कहा ठीक है, जो टोटल टाइम लगेगा वो 2t हो जाएगा, और ऐसे सूरत हाल में एल अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आप कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लें, सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, रूट से बाहर निकलेगा तो सी बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर इक्वेशन 1 को देखिए तो टी जीरो बराबर क्या है, 2l अपॉन सी। यहाँ देखिए 2l अपॉन सी है, जिसको आप टी जीरो लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
ये टाइम इंटरवल क्या है? जब आप ये वाला इवेंट एस यानी फिक्स फ्रेम से आप देख रहे हैं। अगर और ये टी जीरो क्या है? इस वाले फ्रेम, इसी फ्रेम में आप थे, इस फ्रेम में थे, इस चीज को देख रहे थे, तो इस फ्रेम में थे यानी आप भी वेलोसिटी से चल रहे थे, आपका अपरेटस भी, एक्सपेरिमेंट भी वेलोसिटी चल रहा था, तो आपके में और उसमें रिलेटिव वेलोसिटी जीरो थी, इस वजह से आपको टी जीरो दिख रहा था। यहाँ देखिए कि अगर किसी क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर हम किसी क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं और ये जो वैल्यू होगी वो एक से कम होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं सी इज ग्रेटर देन वी, तो ये वैल्यू जो है हमेशा वन से आएगी। जब एक से कम से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो बढ़ जाता है। अरे आप 0.6 से करोगे तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टी जीरो बाई सिक्स, वो आपका बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3। तो आप देख रहे हैं, चूंकि आप कह सकते हैं कि C इज ग्रेटर देन V, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन 1 होगी, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि साहब ये जो हमारा T है, टाइम पीरियड, यहाँ से जो हम इसको देख रहे हैं, इस वाले टाइम पीरियड को देख रहे हैं, वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इम्प्लाइड दैट जो मूविंग क्लॉक है उसका टाइम पीरियड बढ़ गया है, इसका मतलब है आपको लगेगा कि वो स्लोली चल रही है, और इसी इफेक्ट को आप कहते हैं टाइम डायलेशन। तो यहां तक आने के बाद आप एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमको इम्तिहान में भी लिखना है, तो इम्तिहान में आप ये लिखिएगा। यहाँ के बाद, क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इट इम्प्लाइज दैट, इट इम्प्लाइज दैट, इट इम्प्लाइज दैट, कट तो नहीं रहा है, द मूविंग क्लॉक appears, the moving clock, the moving clock appears to go slow, to go slow। ठीक है, टाइम पीरियड जब यहां से देख रहे हैं तो आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है, यानी ग्रेटर देन टी जीरो है। तो इसका मतलब है कि यहां से देख रहे हैं तो उस क्लॉक का टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया तो इसका मतलब घड़ी स्लो हो गई, और इसी इफेक्ट को आप टाइम डायलेशन कहते हैं। द इफेक्ट इज कॉल्ड, दिख रहा है बेटा, द इफेक्ट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन। तो दोस्तों ये एक बेसिक थी मैकेल्सन मोल्डे एक्सपेरिमेंट में टाइम का, क्योंकि उसके बाद आप टाइम डिफरेंस निकालते थे, उससे आप पाथ डिफरेंस निकालते थे, और उससे फ्रिंज डिफरेंस निकालते थे, तब जाके आप एक मैकेल्सन मोल्डे एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो अगर ये आपका बेस क्लियर हो गया तो मैकेल्सन मोल्डे एक्सपेरिमेंट आप अच्छी तरह समझ लेंगे। देखते रहिएगा, फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती जल्दी हाजिर होंगे मैकेल्सन मोल्डे एक्सपेरिमेंट को लेकर।